नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हमने आपको विसर्ग संधि के बारे में बताया था। विसर्ग संधि क्या है, कहाँ पर होती है और विसर्ग संधियों में जो खास बहुत ही प्रमुख संधियाँ थी उनका परिचय हमने आपसे कराया था। और बाकी तो विसर्ग संधियाँ 100 से ऊपर हैं, ठीक, उनकी कोई गणना गिनती नहीं है, लेकिन जो खास हैं, जो इम्तहान में महत्वपूर्ण हैं, पूछने योग्य हैं, उस पर हमने चर्चा की थी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम विसर्ग संधि के बाद जो अंतिम संधि है हमारी, व्यंजन संधि के बाद जो हमारी अंतिम संधि है, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अब उस पर हम चर्चा करेंगे आज, ठीक। अब आप इसको देखें ध्यान से। विसर्ग संधि कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि, ठीक है। अब विसर्ग संधि का मतलब क्या है? विसर्ग संधि कहाँ पर होती है? विसर्ग संधि का मतलब क्या है? तो विसर्ग संधि वहां पर होती है, कहने का मतलब कि जब विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन मिलता है तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विसर्ग जब स्वर या व्यंजन से मिलता है तो विसर्ग के स्थान पे जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, वो हमारी विसर्ग संधि कहलाती है, ठीक है। तो आप विसर्ग संधि में जो बहुत ही खास हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, गिनी चुनी, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हम विसर्ग संधि में सबसे पहली संधि जो हमारी है, कौन सी? विसर्जनीय स, उस पर हम आज चर्चा करें आपको, ठीक। तो विसर्ग संधि की पहली संधि कौन सी है? विसर्जनीय स। अर्थात कह रहे हैं कि विसर्जनीय से माने विसर्ग के पश्चात, ठीक, क्या आने पर ये नहीं बताया गया। विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, और कौन सा सा? दंत सा, ठीक। विसर्जनीय माने विसर्ग के पश्चात, बाद में क्या होता है ये नहीं बताया, द्वितीय पद की स्थिति नहीं बताई, सिर्फ बाद वाली स्थिति बता दी कि विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, और कौन सा सा होता है? दंत सा हो जाता है, ठीक। अब इसी को हम एक स्टेप और नीचे उतरते हैं। इसमें कह रहे हैं कि विसर्जनीय से माने विसर्ग के पश्चात, ठीक, क्या है? खर प्रत्याहार, ठीक। और खर प्रत्याहार आप जानते हैं क्या होता है? खप छठट चौथों से शुरू करिए और शशिशर पे खत्म कर देना है आपको। तो इसमें क्या क्या आएगा? द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और तीनों प्रकार का श आए, ठीक। तो कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के पश्चात किसी भी वर्ग का द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण या शा में से कुछ भी हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है, ठीक। अब इसी चीज को हम आपको उदाहरण से बता रहे, सिद्ध करके। इसमें हमने क्या लिखा है? नमः धन ते। क्या लिखा है? नमः धन ते। नमः विसर्ग है, इसके बाद क्या है? ता है, ठीक। तो ये अपने वर्ग का प्रथम है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, ठीक। तो इसलिए क्योंकि विसर्ग के पश्चात ता आया है, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण आया है, तो इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? दंत सा हो गया। और हमारा रूप क्या बन गया? पद क्या बन गया हमारा? नमस्ते। नमः धनते बराबर नमस्ते, ठीक। नमस्ते माने आपको नमस्कार है, ते नमः, आपको नमस्कार। तो यदि आपसे कोई पूछे कि नमस्ते नमस्ते, तो सब लोग करते हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन यदि पूछा जाए कि नमस्ते में कौन सी संधि है, तो आप क्या बताएंगे? विसर्जनीय से। या नमस्ते का पद विच्छेद क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? नमः धन्ते बराबर नमस्ते, ठीक। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण क्या है? मनुधन स्मृति, ठीक। मनु विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात क्या है? दंत सा आया। दंत सा खर प्रत्याहार हमारा बताया इन्होंने कि किसी भी वर्ग का द्वितीय हो, प्रथम हो या तीनों श में से कोई भी श, ठीक। तो
विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, दंत सा हो जाता है। ठीक, तो हमारा रूप क्या बन गया, मनोधन स्मृति बराबर मनुस्मृति। ठीक, मनुस्मृति ग्रंथ के बारे में सब जानते हैं, सबने चर्चा की है, सबने सुना होगा। ठीक, तो अब उसका विच्छेद क्या होता है, मनोधन स्मृति बराबर मनुस्मृति। ठीक, एक और उदाहरण देख लीजिए। अगला उदाहरण क्या है, हरिधन तिष्ठति। हरि है, विसर्ग है, उसके बाद तिष्ठति है, ता है, और ता क्या है, खर प्रत्याहार में आ रहा है, अपने वर्ग का प्रथम है। ठीक, तो इसलिए हरि का जो विसर्ग है इसके स्थान पर क्या हो गया है, दंत सा हो गया है, और हमारा रूप क्या बन गया, हरिस तिष्ठति। ठीक, विसर्ग के स्थान पे दंत सा हो गया है, और चूंकि तिष्ठत में छोटी की मात्रा लगी है, और नियम है कि छोटी की मात्रा से पूर्व यदि कोई अर्ध व्यंजन होता है तो छोटी की मात्रा उस अर्ध व्यंजन पर चली जाती है, इसलिए जो ता की छोटी की मात्रा थी वो दंत सा के पहले आ गई, और हमारा रूप क्या बन गया, पद क्या बन गया हमारा, हरिस तिष्ठत। ठीक, अब हम इसके ठीक बाद वाले सूत्र पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अगला सूत्र है हमारा क्या, वाशरी। ठीक, वाशरी सूत्र है हमारा। अब सूत्र में देखिए पहला पद है वा। ठीक है, वाशरी। तो याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी सूत्र में यदि वा पद आ जाए, कोई भी सूत्र, ठीक है, किसी भी संधि का सूत्र, यदि इसमें वा पद आ जाए तो समझ जाइए कि यह वैकल्पिक सूत्र है। जो वा पद है वो विकल्प को बताता है हमारे। ठीक है, तो इसी से आप समझ जाया करिए, कहीं भी वा पद अगर लगा हुआ है तो समझ जाइए कि हमारा वैकल्पिक सूत्र है। अर्थात वैकल्पिक सूत्र का मतलब होता है कि ये सूत्र विकल्प से लगता है, लगता भी है और नहीं भी लगता है। तो जब ये सूत्र लगता है तब हमारा क्या पद बनता है, और जब ये सूत्र नहीं लगता है तब क्या बनता है। इसमें दोनों स्थितियां बताई जा रही। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको बताया था कि जैसे कि हमने बताया था विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार आ जाए। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है। ठीक, तो उसी का ये वैकल्पिक सूत्र बता रहे हैं, विसर्जनीय स का ही ये वैकल्पिक सूत्र है। अर्थात इसमें बता रहे हैं कि यदि विसर्ग के पश्चात, यदि विसर्ग के पश्चात शरि है, ठीक, ये शरि जो है ये बाद द्वितीय पद की स्थिति है, इसको हम तोड़ते हैं तो शर निकलता है। क्या निकलता है, शर। और शर को इनको कहना था कि शर होने पर, तो इसलिए मेय पर में सप्तमी लगती है, बार बार आपको बताते आ रहे हैं, तो इसलिए शर को इन्होंने कहा शर होने पर, इसलिए इन्होंने शर को सप्तमी एक वचन में रख दिया, और रूप हमारा क्या बन गया, शरि, अर्थात शर होने पर। तो वैकल्पिक सूत्र है ये बता रहे हैं कि उसी स्थिति में, ठीक, यदि विसर्ग के पश्चात शर प्रत्याहार आ जाए, ठीक, और शर प्रत्याहार आप जानते हैं शशिशर, श से शुरू करेंगे, रा पे खत्म कर देना है, तो शशिशर में तीनों प्रकार का श आ जाएगा। तो यदि विसर्ग के पश्चात तीनों श में से कोई भी सा आ जाए, चाहे दंत सा अलग आ जाए, चाहे तालव्य श आ जाए, चाहे मूर्धन्य श आ जाए, कोई भी श आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, बता रहे हैं, ठीक, क्यों हो सकने वाली बात इन्होंने क्यों, क्योंकि पहले इन्होंने वाशर, ये वैकल्पिक सूत्र हमने आपको बताया, तो इन्होंने कहा कि विसर्ग के पश्चात यदि तीनों श में से कोई भी श आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो अब जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, यदि हम कह दें कि हरिधन शेते, ठीक, हरिधन शेते, ठीक है, तो अब आप देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात शर प्रत्याहार आ रहा है, ये श आया है, कौन सा श है, ये तालव्य श है। ठीक,
तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी हो सकता है, अर्थात हम इसको हरिः शेते भी बना सकते हैं। ठीक, हरिः शेते भी बना सकते हैं। ठीक है, और तो ये जो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ धन का निशान हट गया, तो ये किस सूत्र के अनुसार हुआ? ये वाशरी के अनुसार हुआ। ये वाशरी के अनुसार हुआ, इस सूत्र के अनुसार। ठीक, और उसके बाद और तो ये तो वैकल्पिक स्थिति, वाशरी हम सूत्र लगाएं तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, हमारा बन जाएगा क्या? हरिः शेते बन जाएगा। और यदि हम वाशरी ना लगाएं, विसर्जनीय से स का नियम लगाएं, तो हरिः धन शेते, और तो विसर्जनीय स के वाला हम सूत्र लगाएं तो विसर्ग के पश्चात श आया है, खर प्रत्याहार आया है, तो हम विसर्ग के स्थान पर दंत सा भी कर देंगे। हरिस, ये विसर्ग के स्थान पे हम दंत सा कर देंगे, हरिस शेते। ठीक है, हरिस शेते हमने कर दिया, दंत सा कर दिया। ये हमारा किस सूत्र के अनुसार हुआ? विसर्जनीय से सह के अनुसार हुआ, विसर्जनीय से सह। ठीक है, तो ये हमारी स्थिति बन गई। और इसी में यदि हम और सूत्र लगा दें, आपको याद होगा हमने आपको व्यंजन संधि बताई थी, तो हरिस धन शेते, ठीक, और हरिस धन शेते, तो हमने आपको बताया स्तोष्णश्च व्यंजन संधि की सबसे पहली संधि थी। ठीक, हरिः शेते स्तोष्णश्च दंत सा के पश्चात यदि तालव्य विषा आ जाए तो दंत सा के स्थान पर तालव्य विषा हो जाता है। तो यदि हम स्तोष्णश्च वाला नियम लगाते तो हम यहाँ पर हरिः शेते भी कर सकते हैं, दंत सा के स्थान पर हम हरिः शेते कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस सूत्र के अनुसार हुआ? ये हमारा स्तोष्ण इष्टु के अनुसार। ठीक है, तो जहां तक हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत, कोई व्यवधान तो नहीं आया होगा, या कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, जहां तक हम समझ रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब विसर्ग संधि में ही देखिए तमाम संधियां हैं। ठीक है, तो हमने पहले आपको बताया थी जो बहुत खास खास हैं, जो विशेष है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करें। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको विसर्जनीय से सह पढ़ाया और वाशरी पढ़ाया। ठीक, विसर्ग संधि के दो ही सूत्र बताए, कौन कौन से? विसर्जनीय से सह और वाशरी। ठीक, अब कुछ और संधियों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यदि, ठीक है, विसर्ग संधि में नियम है कि यदि सह या एषः पद के बाद कोई व्यंजन आता है, इसके किसके बाद? यदि सह या एषः, सिर्फ इन्हीं दो पदों की बात हो रही, याद रखिएगा। कौन कौन से पद? सह और एषः। यदि सह और एषः पद के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं दो पदों की बात हो रही, याद रखिएगा। ठीक, जैसे एषः धन का। ठीक, तो एषः है, पहले इन्हों करिए, कौन कौन से दो पद? एषः और श। तो एषः है, इसमें एषः पद है, इसके बाद क्या है? विसर्ग है, और इसके बाद का है, का क्या है? व्यंजन है हमारा। तो इसलिए यहाँ पर एषः का जो विसर्ग था उसका यहाँ पर लोप हो गया, और हमारा पद क्या बन गया? एष का। ठीक, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, सह धन का। ठीक है, सा है यहाँ पर, सा के बाद सा में विसर्ग आया, सा के बाद विसर्ग आया, सह। ठीक, और का क्या है यहाँ पर? हमारा व्यंजन है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए सा का जो विसर्ग था उसका यहाँ पर लोप हो गया और बन गया का। सा का। ठीक है, वह कौन है? ठीक, एश का, यह कौन है? ठीक है, अच्छा। और ठीक इसी स्थिति में, ठीक है, ये तो व्यंजन की बात हमने बताई।
ठीक है। और दूसरी स्थिति में एक नियम और है, उसमें यह कहा जा रहा है कि यदि विसर्ग के पश्चात सिर्फ ह्रस्व आए, ठीक, सिर्फ ह्रस्व की बात की रही, अन्य स्वरों की बात नहीं की जा रही, ठीक है। तो यदि विसर्ग के पश्चात सिर्फ ह्रस्व आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। क्या हो जाता है? उ हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर सा था, विसर्ग के स्थान पे उ हो गया और हमारा क्या बन गया? सो अस्ति, ठीक। अब उसके बाद पूर्व रूप सरसंधि के स्थान पर बताया था ना कि एंग पदांतादति, पदांत ए अथवा ओ हो, उसके बाद ह्रस्व आ हो तो ह्रस्व आ के स्थान पे अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। तो इस प्रकार से हमारा रूप क्या बन जाएगा? सो अस्ति, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद हम दूसरी संधि पर आते हैं। कौन सी संधि? खरावसानो विसर्जनीय, ठीक। सूत्र है हमारा क्या? खरावसानो विसर्जनीय। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि विसर्जनीय माने विसर्ग के पश्चात का खा या पाफा आ जाए, क्या आ जाए? यदि विसर्ग के पश्चात सिर्फ का खा या पाफा आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बालकः धन खादति है, बालकः विसर्ग है, इसके बाद क्या है? खा आया है, यहाँ पर खादति में खा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा और विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही बना रह जाएगा और हमारा रूप क्या बन जाएगा? बालकः खादति, सिर्फ धन का निशान हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब अगली संधि हमारी क्या? रोरी। क्या है? रोरी, ठीक, रोरी, ठीक है। रोरी कह रहा है, रोरी सूत्र क्या कहता है कि यदि रो हो, रो माने रा के पश्चात री है यहाँ पर, तो इसको हम निकालते हैं तो रा ही आता है, ठीक, रा। और उनको कहना था कि रा होने पर अर्थात रा के पश्चात यदि पुनः रा आ जाए तो रा होने पर, तो इसलिए रा को इन्होंने सप्तमी एकवचन में बन कर दिया, बन गया रूप हमारा क्या? री, ठीक। तो कह रहे हैं कि रोरी सूत्र हमारा क्या कहता है कि यदि रा के पश्चात रा आ जाए, रा के पश्चात पुनः रा आ जाए तो पूर्व रा का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? जो पहले वाला रा होता है उसका लोप हो जाता है, ठीक। जैसे उदाहरण देखिए, पुनर्धन रमते, ठीक। क्या सूत्र है? क्या उदाहरण है हमारा? पुनर्धन रमते, पुनर् है, पुनर् रा है और इसके बाद रा पुनः फिर आ गया है, तो इसलिए जो पूर्व रा है उसका लोप हो जाएगा और क्या बनेगा? पुनः रमते, ठीक है। पुनः रमते, पूर्व रा का लोप हो गया है और ठीक इसी से सटा हुआ सूत्र है, इसी के ठीक बाद का सूत्र है, इसी की स्थिति को बता रहा है कि ये तो रा के बाद यदि रा है तो पूर्व रा का लोप हो जाता है, ये स्थिति बताई। और उसके बाद होता क्या है? रा के लोप होने पर सूत्र कह रहा है कि ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, ठीक है। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ठीक। तो इसी स्थिति में बता रहे हैं कि यदि रा के पश्चात पुनः रा आ जाए तो पूर्व रा का लोप हो जाता है। ये तो हो गई रोरी की बातें। अब पूर्व रा का जब लोप होता है तब क्या होता है? तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, कैसी स्थिति
कि पूर्व रा का लोप हुआ हो पहले, तो इससे पहले का जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। यदि ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि जिसमें रा के बाद रा आए और रा का लोप हो गया हो, तो जो पूर्व रा का लोप हो जाता है तो उससे पहले का जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, रा आया, रा के बाद रा आया, तो यहाँ पर पूर्व रा का लोप हो गया, और पूर्व रा का ये यहाँ पर जब लोप हो गया तो उससे पहले ना है, ना में कौन सा स्वर है, ह्रस्व आ है, तो इस ह्रस्व आ का दीर्घ हो जाएगा। ठीक, ये और जो ह्रस्व आ का जो दीर्घ होगा ये किस सूत्र से होगा, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ठीक, तो इस प्रकार से अब इस सूत्र के अनुसार हमारा क्या बन जाएगा, पुन। ठीक, रा का यहाँ पे लोप हो गया है तो ना का जो आ है अब ये दीर्घ हो जाएगा, और हमारा पद क्या बन जाएगा, पुनः रमते। ठीक, तो पुनर्धन रमते बराबर पुनरमते, ये रोरी के अनुसार हुआ। और उसके बाद अग्रिम सूत्र जो प्रयुक्त हुआ हमारा वो ढलोपे पूर्व से दीर्घोण के अनुसार, जो पूर्व रा का लोप हुआ था तो उससे पहले जो स्वर था वो दीर्घ हो गया, और हमारा जो पद बन गया क्या, पुनः रमते। ठीक है, चलिए तो आज हम अपनी विसर्ग संधि को यहीं पर विराम देते हैं। वैसे तो कुछ संधियां और भी हैं विसर्ग संधियों में, लेकिन उनकी आपको आवश्यकता नहीं है। टेट सुपरटेट में आपको इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो काम की चीज थी, बल्कि आपके काम से थोड़ा बहुत ज्यादा ही हमने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया। ठीक है, तो अब आज हम इस विसर्ग संधि को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब इसके बाद हम आगे के पाठ्यक्रम पर कल के वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी जो आज हमने पढ़ाया। ठीक, आप उसको देखें, सुने, समझें, उसको ग्रहण करें, और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बताएं। ठीक, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और प्लेलिस्ट खोल लें और इससे पहले के सारे वीडियोस देखें। ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जो भी नया वीडियो हमारा आएगा उसकी सूचना आपको पहले से मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद,